नमस्कार। मैं हूं जयकृष्ण कुमार और आज फिर से उपस्थित हूं अनिरुद्ध प्रसाद विमल की एक और कहानी तपेसर के साथ। गांव के अंतिम छोर पर जहां से सरकार की पड़ती जमीन शुरू होती है, वहीं एक किनारे तपेसर का पुश्तैनी मकान वर्षों से मरम्मत की प्रतीक्षा में गुमसुम उदास खड़ा है। एक समय था जब गाय भैंसों से भरे इस बथान पर दूध पानी की तरह बहता था। आज उसी जगह पर सिर्फ एक बूढ़ी भैंस बंधी देखकर तपेसर का मन दुखी हो जाता है। सोचता है, यह सब कैसे हो गया। फिर सोचता, क्यों नहीं होगा ऐसा। गांव वालों में जरूरत से ज्यादा स्वार्थ जो बढ़ गया। परती परात सभी जमीनों को जो मवेशियों के चारागाह के लिए पूर्वजों ने छोड़ा था, सब आबाद कर लिया लोगों ने कचहरी क्या देखी, स्वर्ग देख लिया। और स्वर्ग के देवता भी वैसे ही मिले। दही का कंतरा और घी की मेटिया देखकर पिघल जाने वाले। उस दिन शाम को सुद्दी मियाँ रोने लगा, तपेसर भाई, मुझे तुम ही बचा सकते हो। मेरी 5 कट्ठे जमीन को चकबंदी में अमीन ने तुम्हारे नाम से कर दिया है। कहने पर कहता है, मुदालय से लिखवा कर लाओ। और तपेसर के लिखने पर भी काम नहीं हुआ। कैसे होता काम बेचारे का। उसके पास पैसे जो नहीं थे। सुलझाने के बदले चकबंदी ने समूचे गांव को उलझा दिया। दरवाजे पर बैठा तपेसर ना जाने कब तक यूं ही सोचता रहता कि काकी आ गई। घर से दरवाजे पर काकी के आने का अर्थ समझकर भी तपेसर ने पूछा, कोई काम बाकी रह गया है क्या तिरखी में? तिरखी तपेसर काका की बेटी का नाम है। गांव में अपनी घरवाली को उसके नाम से नहीं वरन संतान के नाम के साथ जोड़कर संबोधित किया जाता है। काकी ने कहा, बहियार में काटलो धान के पत्तन छे, जोगै ल नै जे भोकी। तपेसर अनमने भाव से उठा और खाने चला गया। भोजन में दूध का नहीं होना उसे खला, लेकिन यह सोचकर वह चुप रहा कि गांव में किसी ने दूध नहीं दिया होगा, वरना भैंस बिसखाने के महीनों के बाद आज पहली बार दूध के लिए उसकी की गई फरमाइश जरूर पूरी होती। वैसे अब गांव में पैसे से मोल लेकर दूध खाने से कोई लाभ नहीं। अब लोग दूध नहीं, पानी बेचते हैं। हाँ, पानी, दूध में पानी। वह जल्दी जल्दी खाना खाकर उठा और फटी पुरानी चादर को कंबल के ऊपर से लपेटकर देह पर रख लिया। फिर लाठी ली और उस भयानक जाड़े में कोस भर दूर खेत पर धान की रखवाली करने चल पड़ा। अकेला आदमी, सुनसान रास्ता, गांव के बाहर कुत्ते और बीच बहियार में गीदड़ों की सम्मिलित आवाजें रात की निस्तब्धता को चीरती प्रतिध्वनित हो रही थी। बीच बीच में अपने कटे धानों की रखवाली करते किसान मजदूर का ठहक कर हो करना उसे भयभीत होने से बचाता। पुआल की आंच में रसोई पकाने जाने वाले बर्तनों के पेंदे की तरह रात काली थी। खेतों की पतली मेरों से होकर अपने गंतव्य की दिशा में बढ़ता चला जा रहा था। वह मेरों पर धान के पौधे जो अभी कटने योग्य नहीं हुए थे, या तो व्यस्तता के कारण किसानों के द्वारा कटवाए नहीं गए थे, दो तरफा उलझकर पसरे हुए थे। उस पर से होकर जाना तपेसर को कष्टकर प्रतीत हो रहा था। एकाध बार पतली मेरों पर से जब वह खेत में गिर जाता तो अनचाहे अनायास सिसकी निकल पड़ती उसके मुंह से। तब वह अपनी विपन्नता और चाहकर भी जूते और चोरबत्ती नहीं होने की अभावग्रस्तता पर झुंझला पड़ता। उस ठंड में शीत से बचने के लिए जूते तो चाहिए ही। तपेसर ससर कर खेत में गिर गया था। उसके दोनों पांव शून्य हो गए थे। मेर पर चढ़ने के लिए पांव पर जोर देता हुआ मन ही मन आक्रोश में धान चुराकर ले जाने वाले चोरों को गालियां बकता वह
आगे बढ़ रहा था। आज से 10 साल पहले की कल्पना में वह डूब गया था, जब कटे हुए धानों की रखवाली करने किसी भी किसान को खेत पर रात को नहीं जाना पड़ता था। इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी। 10 रोज पहले की बात है। छंगुड़ी को खेत पर सोया हुआ पाकर चोरों ने उसे खटिया के नीचे दबा दिया और भीतर से हल्ला करते देख छंगुड़ी की ऐसी पिटाई की कि बेचारा हफ्ता भर कुहरता रहा। ऐसे लोगों को कौन नहीं जानता है, पर बोलता कौन है। परसाल जितना ने कहा था कि यह सब अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को मिलकर पकड़ो, बांधो और पीटो, फिर थाना भेज दो। पर सभी मुंह ताकते रहे। समर्थन में कोई नहीं बोला। उसकी भी यही दुर्गति हुई। रातों रात ये लुटेरे आए और धान कुतर कर या मांझ कर बोड़ा का बोड़ा ले गए। जीतन थाना भी नहीं जा सका। आखिर पुलिस लाने के लिए भी तो पान प्रसाद चाहिए ही। विचारों में डूबा तपेसर जब अपने खेत पर पहुंचा तो उसे लगा कि उसके पांव अब पांव नहीं, बर्फ हो गए थे। उसने अपनी फूस से बनी झोपड़ी के ऊपर से पुआल को पांव पोंछने के लिए उठाना चाहा, लेकिन वह भी शीत में भींगकर बर्फ हो चुका था। भीतर से सूखा पुआल लेकर उसने पांव को इत्मीनान से पोंछा, फिर जेब से दिया सलाई निकालकर आग सुलगाई और हाथ पांव सेकने लगा। अगहन समाप्त होकर पूस आ गया था। पछिया हवा के निरंतर प्रवाह ने ठंड को 7वें आसमान पर चढ़ा दिया था। बहुत देर तक आग जलाकर सेंकने के बाद भी तपेसर का मन तृप्त नहीं हो रहा था। पुआल खेत पर कम था, अतः नहीं चाहते हुए भी आग सेंकने का मोह छोड़कर उसे झोपड़ी में जाना पड़ा। दिन भर का थका तपेसर कमर सीधी करने के लिए लेटने की अनहद इच्छा के बाद भी लेट नहीं पा रहा था। चारों तरफ जिधर हाथ करता उधर ठाड़ ही ठाड़। पुआल से अपने संपूर्ण शरीर को ढककर पटाने से नींद आ जाने का डर था। शरीर को गर्मी मिली नहीं कि नींद आई, और सोने के लिए कोई बहियार क्यों आएगा। सोने के लिए तो घर है। अंततः बीच का रास्ता निकाल तपेसर ने बैठे बैठे ही पुआल से अपनी देह को ढक लिया। सिर्फ गले से ऊपरी भाग को बाहर रखकर वह सामने की कटी फसलों पर आंख गड़ाए अपने अतीत और वर्तमान की दुश्चिंताओं में खो गया। जब जब आने वाले कल की वह कल्पना करता तो डर जाता। जहां उसे दिखाई पड़ती निराशा, बेकारी, भूख और किल्लत भरी जिंदगी। गांव भर में 2-4 थे जो राजनीति की बातें किया करते। सिर्फ इन चर्चाओं का निष्कर्ष यही उसके मन में होता कि ऊपर में बैठे राजनीति करने वालों का रोजगार ही यही है, जैसे उसका काम खेती करना है। हर आदमी की तरह उसको भी पेट है। पेट के लिए रोटी चाहिए और रोटी के लिए रोजगार जरूरी है। कभी कभी वह सोचता कि काम तो गांव में हम लोग करते हैं, फिर यह कैसे और कहां से हो जाता है कि हम अपने घरों पर फूस की छौनी भी नहीं कर पाते और कोई ईंट का मकान बना लेता है। यही जो सीवो मिसर है, कल तक जजमानी करते पेट नहीं भरता था, आज देखो कैसा लाट बन गया है। कलेक्टरी ऑफिस में किरानी क्या हुआ, गांव भर का जमींदार बन बैठा। दुनिया भर की बातें एकांत पाकर उसके दिमाग में कुलबुलाने लगी थी। उसने माथे को झटक दिया। क्या होगा उन बातों पर सोचकर उसका ध्यान अपनी गृहस्थी की ओर आकृष्ट हुआ। सुबह धान का बोझा उठे हुए खेतों में गेहूं बोने के लिए हल चलाना था। तपेसर को इस पूस की भीषण ठंड में भोर को तड़के ही उठकर घर पहुंचना है। बैलों को खिलाना है, फिर कंधे पर हल उठाए बैलों के साथ खेत पर आना है। कितनी व्यस्तता है, कितने काम हैं। अपनी निज की खेती तो 2 बीघे की ही है। 2 बीघे
मुंशी जी की अदबटाई करता है। खेती में खर्च इतना हो जाता है कि नमक रोटी चलाना मुश्किल। सुबह खाद देना जरूरी है, लेकिन 10 दिन पहले से ही खाद बाजार से गायब है। कहाँ चला जाता है यह खाद? पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। सरकार पर्चों पर खाद देती है, परंतु ऑफिस में धांधली, सप्ताह भर का चक्कर। मिला जुला कर ब्लॉक में मिलने वाले खाद की कीमत बाजार के बराबर। किसानों की फसलों का कटना शुरू हुआ कि उनको नींददायी जरूरतें सुरसा मुख की तरफ फैलने लगती है। एक फसल पूरी तरह से कटकर खलिहान पर आई भी नहीं कि दूसरी फसल बोने की तैयारी। ऐसे मौकों पर अनाज का भाव सस्ता। गरीबों के घर अनाज क्या हुआ, आफत आई। सस्ता बेचो, महंगा खरीदो। तपेसर का माथा दुखने लगता है। कल उसे भी धान बेचना है। माघ जाते जाते खाने लायक अनाज भी मुश्किल से बच पाएगा। इसी सोच में उसका दम घुटने लगा है। ऐसा लगा मानो उसका गला किसी मजबूत हाथों द्वारा दबाया जा रहा हो। वह छटपटाने में भी विवश, किसी अनचाहे हाथों में शिथिल होता जा रहा है। वह आंखें उस आदमी को पहचानने की कोशिश करती हैं जो उसे बेजान करके चला जाता है। इत्ता इत्ता धान बिककर कहां और किसके पास चला जाता है? कौन है वह? उस ठंड में भी उसकी मुट्ठियां कसने लगी थी। तभी बगल के गांव से कुत्ते के रोने की आवाज आई। तपेसर ने मन में दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे जो कुछ भी हो, धान खाने के लिए बचे या नहीं, इस बार शहर जाकर अपनी पत्नी को डॉक्टर से दिखाने जरूर ले जाएगा। 2 साल से पेट का भारी दर्द सह रही है बेचारी। मर जाएगी बेचारी कमाते कमाते। कुत्ते के रोने की आवाज और भी तेज हो गई थी। घर से दूर उस बहियार में भी उसे अपनी पत्नी का कुहरना सुनाई देने लगा था। वह सोच रहा था अब खेती में भी कोई लाभ नहीं। बिजली मोटर लगाकर खेती करने वाला विश्वनाथ भी उसी के तरह कुहर रहा है। बिजली मिलती ही नहीं, खेती होगी कहां से? उसने निश्चय किया कि अदबटाई तो खैर नहीं ही करेगा और अपने 2 बीघे की खेती के लिए हल बैल रखना, उसे खिलाना पिलाना, उसके पीछे दिन रात बैल की तरह खटना और अन्न पैदा करना और फिर समय पर चोर उचक्के से रखवाली करने के लिए महीनों रात रात भर जागना भी संभव नहीं है उसके लिए। इससे बेहतर तो कोई व्यापार या मजदूरी करना है। ऐसे ही ना जाने क्या क्या सोचता रहा था तपेसर कि तभी पुबाड़ी बहियार में जोरों का हल्ला हुआ। चोर चोर दौड़ो हो, मारी दिल के हो। बाप रे बाप! पूस की उस भीषण कंपकपी ठंड में भी तपेसर के माथे पर पसीना छलक आया था। पल भर के लिए उसने विचार किया और फिर लाठी हाथ में लेकर गरजते हुए पूरब दिशा की ओर दौड़ गया। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप YouTube पर ओपन माइक बिहार सर्च करके इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आए कहानी तो अपने स्नेहीजनों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी साहित्य और इस कहानी का आनंद ले सकें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।